हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। बहुत दिनों से हमसे कहा जा रहा है कि आप एनसीईआरटी पर लेक्चर लीजिए, ठीक है। तो हमने भी कहा कि चलिए एनसीईआरटी पर कुछ बातें की जाती हैं। और मैंने सबसे पहले सोचा कि एनसीईआरटी को कैसे डिफ़ाइन किया जाए, कैसे बताया जाए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स होते हैं उसको डिफ़ाइन करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर, तो एक चैप्टर में लगभग में 10 से 12 आपके हेडलाइंस मिल जाएंगे, उसमें हेडिंग्स मिल जाएंगे। तो उन हेडिंग्स को जब पढ़ेंगे आप, तो उनको जो जब डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तो उनको या तो एक लाइन में डिफ़ाइन हो जाएगा या तो 2 से 4 लाइन में डिफ़ाइन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको जो इस प्रकार से डिफ़ाइन किया जाए, उसको इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया जाए, व्याख्या किया जाए कि वो आप लोगों के लिए इतना सूटेबल हो कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं वो एकदम सरल तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे तो मैं हिस्ट्री बताऊंगा, आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ठीक, उसको जो अगर कोई पढ़ाएगा, जिसे तो मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास तो चली रही है, राजनीति विज्ञान की, संविधान की, वो सतीश सर अच्छे से ले रहे हैं अपना, उनका रेगुलर चल रहा है, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री पे पहुँचे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ख़त्म हो गया है। तो अगर वो आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होता है, संविधान ख़त्म होता है, तो आगे चलकर वो अगर एनसीईआरटी की पुस्तक पर लेक्चर लेना चाहें तो वो अपना लेंगे। लेकिन जिस तरह से अगर जिसे मुझे सलाह मिला है कि लोग कह रहे हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं कि आप एनसीईआरटी पर क्लास लीजिए, एनसीईआरटी बताइए, एनसीईआरटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलिए एनसीईआरटी पर बात करते हैं आज। तो हमने आज इसलिए एनसीईआरटी का पुस्तक उठाया कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाना चाहिए या क्यों पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, उसके बारे में पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के पुस्तक को देखेंगे, कौन सी कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद हम लोग उसको एक स्ट्रेटजी बनाया जाएगा कि किस तरह से इसको पढ़ा जाए, जो कोई भी सब्जेक्ट अगर उठाया जाए तो वो एकदम आसान भाषा में हमको समझ में आ जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ाऊँगा। तो हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स हैं, और हिस्ट्री तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री हर सब्जेक्ट्स की जननी मानी जाती है। मान के चलिए ह्यूमैनिटीज़ की जितनी भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आप सोशियोलॉजी उठाइए, चाहे पॉलिटिकल साइंस उठाइए, चाहे इकोनॉमिक्स उठाइए, चाहे सिविक्स उठाइए, चाहे आप साइकोलॉजी उठाइए, उसमें हिस्ट्री का इतना महत्व है कि आप जिस प्रकार से उसको हिस्ट्री को देखेंगे, वो उसमें कहीं ना कहीं इतिहास देखने को मिलेगा। और इतिहास तो आप जानते हैं कि मनुष्य के हर क्षण जो बीत रहा है वो इतिहास बन जाता है, ठीक है। और इतिहास जो है मनुष्य के जो भविष्य हैं और वर्तमान का निर्धारण भी करते हैं, आप ये भी जानते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई इतिहास में अगर कोई लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर से अपने सुझाव दे दीजिए। तो वहाँ पर उस इतिहास के लेक्चर में मैं एकदम आसान भाषा में सरल तरीके से वहाँ पर एक लेक्चर बनाकर अपलोड आप लोगों के लिए कर दूँगा। और पीडीएफ की भी रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों की, तो वो भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो लेक्चर्स हैं इस चैनल के, उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। तो आप लोग चलिए आज हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। 2 ही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे और क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है। किताबें हैं, अगर किताबें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को किताबें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक आप लोगों को उसमें मज़ा नहीं आएगा। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई मैथ का सवाल हल कर रहे हैं, एक चैप्टर हल कर रहे हैं, 2 से 4 5 सवाल सॉल्व किए, वो एकदम सही सवाल हो गया, और 6वां सवाल जो हुआ कि वो अटक गया बीच में, ठीक है। और जब वो अटकेगा 6वां सवाल और वो 2 बार 4 बार में उसका आंसर नहीं आएगा, तो आप लोग इरिटेट होंगे और वहाँ पर उस सब्जेक्ट से दूर भागने लगेंगे, ठीक है। तो उसको सरल बनाने के लिए, उस
उस तरह की सिचुएशन को सरल बनाने के लिए मैंने इस तरह के लेक्चर को प्रारंभ करना शुरू किया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि बहुत एनसीईआरटी को एकदम बेसिक चीज़ माना जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जितने भी लोगों से आप लोग संपर्क में रहेंगे तो वो भी लोग कहेंगे कि पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद कोई सब्जेक्ट पढ़िए। चाहे आप बड़े बड़े कोचिंगों में जाइए, चाहे किसी भी कोचिंग्स में जाइए, बड़ी संस्थानों में जाइए, वहाँ पर भी वो लोग फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो करते हैं वो एनसीईआरटी की ही रिक्वायरमेंट करते हैं। और आप देखेंगे कि बेसिक शिक्षा का जो बेसिक शिक्षा है जो भारत में, वहाँ पर भी एनसीईआरटी लगभग में सभी कक्षाओं में लगाई जा चुकी हैं। ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड में हो, चाहे आप सीबीएसई में हो, चाहे आईसीएसई में। और सीबीएसई आईसीएसई में तो शुरू से ही एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, और जो एनसीईआरटी आप इस तरह से मान के चलिए कि क्यों पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, एनसीईआरटी जो है आपका क्या कंप्लीट करता है, जो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, जो बेसिक ज्ञान है। ठीक, बेसिक ज्ञान क्या होता है कि जो आपका प्रारंभिक जो ज्ञान होता है कि वो सबसे पहले एनसीईआरटी उसको क्लियर करती है। ठीक है, और एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाना चाहिए उसका भी एक तरीका होता है। ठीक है, और इससे आप देखेंगे कि ये सबसे पहले बात करिए कि एनसीईआरटी क्यों, एक बार अपने सोच कर देखिए कि एनसीईआरटी में ऐसा क्या होता है कि उसको सभी लोग रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी का पहले अध्ययन करिए अपने से, फिर उसके बाद। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जो कि अगर कोई बताने वाला नहीं रहेगा ना तो वो चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। आपको हम बताते हैं कि जब इंडियन हिस्ट्री आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो मान के चलिए 6 से 12 तक, लेकिन अब जो 6, 7, 8 पढ़ेंगे ना, 6, 7, 8, 9, 10 तक का, वो जो 4 साल 5 साल का जो इतिहास है भारत में उसका, और वही चीज़ आपको एकदम विस्तार से ला कर दे देगा 11th एवं 12th में। ठीक है, 11 और 12 में वो चीज़ें लाकर दे देगा एकदम विस्तार से। और उसी तरह से जियोग्राफी पढ़े 6, 7, 8, 9, 10 की, वो चीज़ें आपको विस्तार से लाकर 11 और 12 में दे देगा, 11 और 12 में दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती हैं। ठीक, और जो बेसिक चीज़ है, अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर बेसिक चीज़ अगर उठाएंगे तो वो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। और यूपीएससी और यूपीपीएससी, मान चलिए कि स्टेट पीएससी और यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में एनसीईआरटी की पुस्तकों की जो भूमिकाएं रहती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। और एनसीईआरटी तो अब हर एक चीज़ में लग गया है, तो अब मान के चले कि एनसीईआरटी वो आप लोगों के लिए मस्ट हो गया कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, और जो बेसिक ज्ञान की अगर हम बात करें तो किसी मनुष्य का अगर बेसिक ज्ञान क्या होता है। ठीक है, अगर हम मैथ के बेसिक ज्ञान की बात करें तो मैथ का बेसिक ज्ञान क्या होता है, 1 2 3 1 2 3 यही होता है ना। और एनसीईआरटी का बेसिक ज्ञान क्या होता है, वो आपको एकदम शुरुआत से प्रारंभ करेगी। ठीक है, और जब शुरुआत से आप कोई चीज़ प्रारंभ करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं सिस्टमेटिक ढंग से और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती हैं। और हर सब्जेक्ट, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको आप प्रारंभ से पढ़िए। ठीक है, नहीं तो अगर बीच से अगर आप पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को तो वहाँ पर वो चीज़ें जब पीछे की छूटेंगी ना तो वो आपकी आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ह्यूमैनिटीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर बीच से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, वही चीज़ जो है एनसीईआरटी जो है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लेकर चलती है। ठीक है, और एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी आपको पढ़ाएगी। ठीक है, आप कभी एनसीईआरटी की पुस्तक उठाकर पढ़िए, उसका एक चैप्टर पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा कि वह पुस्तक आपसे बातें कर रही है। ठीक है, तो जब ऐसी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका मन लगेगा। हाँ, बशर्ते बस आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, बेसिक नॉलेज जो है आपका किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज है। और एनसीईआरटी बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको फैक्ट जो है नाम मात्र का मिलेगा। एक बात याद रखिए, वो एक कहानी जैसे दादी नानी की कहानी होती है ना, उस तरह से एनसीईआरटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलता है। ठीक, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया है कि किस तरह से हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़ना चाहिए, भूगोल को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से ज्योग्राफी पढ़ना, किस प्रकार से संविधान को पढ़ना चाहिए,
तो वही चीज़ आज हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी इस प्रकार से बातें करती है कि जिससे जो किसी स्टूडेंट का, किसी विद्यार्थी का जो बेसिक चीज़ है वो कंप्लीट हो जाए, कि उसका एक माइंड डेवलप हो जाए कि उस चीज़ को समझने के लिए। क्योंकि अगर हम इतिहास में बात करें तो इतिहास का हम सबसे पहले जो हम इतिहास उठाएंगे वो हम 11th और 12th का उठाएंगे, 11 और 12 का। और जो बेसिक इतिहास है आपका प्रागैतिहासिक काल है, वो हम आपको एक सिनेरियो के रूप में समझा देंगे कि किस तरह से चीज़ें, घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है। और जितने फैक्ट हैं, फैक्ट यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताए जाएंगे, और फैक्ट अगर मिलता है तो आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ने का सिर्फ उद्देश्य, जो आपका सबसे बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो आपका बेसिक नॉलेज को क्लियरेंस देना है। ठीक है। और एक बार आप, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, चाहे आप मनोविज्ञान पढ़िए, साइकोलॉजी पढ़िए। उन सभी चीज़ों का अगर बेसिक आप लोगों का तैयार है तो वो आपका जो है, आपका अगले जो आप आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने में आप लोगों को ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने एनसीईआरटी के बारे में जाना कि क्यों पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी का सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य है, सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बता रहा है तो कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आप एनसीईआरटी का सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपका एकदम क्लियर रहे, कि आगे आने वाली जो पुस्तकें, आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़िए। ठीक है। तो जो ऑथर की, राइटरों की पुस्तक जब पढ़ेंगे तो वो पुस्तकें जो हैं आप लोगों की समझ में आए। जैसे आप बिपिन चंद्रा पढ़िए, सतीश चंद्रा पढ़िए, तो उसमें जो घटनाएं दी गई हैं उसका जो उस तरह, जिसमें उस पुस्तकों में, चाहे आप यशपाल ग्रोवर पढ़िए, आधुनिक भारत का इतिहास, तो चाहे स्पेक्ट्रम पढ़िए, उसमें जो घटनाएँ दी गई हैं वो आपको घटनाएँ थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। ठीक है। और उन्हीं जो कन्फ्यूजन है उसमें, उन घटनाओं में, वही कन्फ्यूजन जो है आपको एनसीईआरटी एकदम पूरी तरह से क्लियर कर देती है। और उस एनसीईआरटी की सबसे प्रमुख बात ये है कि एनसीईआरटी की जब पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें जो मैपिंग किया गया है, जिस तरह से फ्रेमिंग किया गया है और जिस तरह से उसमें चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें जो कोई चीज़ अगर आप इस चित्र के सहायता से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपके एकदम दिमाग में एकदम सही तरीके से बैठती हैं। ठीक है। एनसीईआरटी इस तरह से काम करती है। और एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक। तो एनसीईआरटी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का जो बेसिक नॉलेज है, प्रारंभिक ज्ञान है, वो आप लोगों का एकदम विस्तार से क्लियर हो जाए। ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़कर आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ये आप लोगों के ज्ञान पर आधारित है। ठीक। किसी सब्जेक्ट्स को, किसी विषय को कैसे पढ़ा जाना चाहिए वो एनसीईआरटी आप लोगों को बताती है। ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी अंत में हम आपको पुस्तकें दिखाएंगे, जो हम लोग पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, और कैसे करेंगे हम लोग, उसको भी हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आज से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और आप लोगों का जीएस श्रृंखला जो है, जीएस कैप्सूल जो है, वो आप लोगों का सुबह आएगा, और एनसीईआरटी की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को शाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग जुड़ जाएँ, और जो लोग पुराने वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी के बारे में बता रहा है ना, तो उससे थोड़ा, वैसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी को अगर जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने का एक ही बेसिक उद्देश्य होता है कि आप लोगों का बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। और कोई कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ के कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है ना, तो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा आपका। ठीक है। बस आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका मिलता है एनसीईआरटी से, कि कोई विषय किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी आपको कहानी सुनाएगी, और कहानी लोगों को अच्छी लगती है ना। कहानी, अब दादी नानी की कहानी सुने होंगे बचपन में, तो वहाँ पर जो कहानियाँ दादी नानी सुनाती थी तो उसमें कोई फैक्ट उक्ट नहीं मिलता था। ठीक है। वहाँ पर नाम मिल जाते थे, कोई घटना मिल जाती थी, तो इस प्रकार से चीज़ें मिलती थी वहाँ पर। तो वही चीज़ जो है वर्तमान समय में एनसीईआरटी करती है। ठीक है। तो एनसीईआरटी में फैक्ट बहुत ही कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम है। ठीक। और एनसीईआरटी पढ़ने से कोई भी एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक बेसिक नॉलेज क्लियर होगा। ठीक। हाँ, एक बात ये ध्यान देने वाली ये बात है कि एनसीईआरटी से बहुत सारे प्रश्न कॉन्सेप्चुअल बनाए जा सकते हैं।
ठीक, तो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर है तो आप लोग बड़े बड़े एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा उसमें टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। तर्कवाद बहुत, अगर आप तर्क कर रहे हैं किसी विचार किसी चीज़ पर, तो तर्कवाद जो आपका कहाँ काम करता है, जहाँ पर कोई चीज़ सामाजिक मुद्दे की बात की जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आप तर्क दीजिए। जिस तरह से कोई खंडन, आप किसी चीज़ को खंडित कर रहे हैं तो वहाँ खंडित जो कर रहे हैं तो आप किस तरीके से कर रहे हैं खंडित, वो मायने रखता है। आप खंडित क्या कर रहे हैं वो कभी मायने नहीं रखता। ठीक है, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि अगर मान के चलिए कि भगवान है कि नहीं, अगर इस बात को अगर आप खंडन कर रहे हैं तो आप खंडन जो करने का जो तरीका है उस पर लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, आप पर ध्यान कोई नहीं देगा। आपके जो बोले गए शब्द हैं कि आप किस प्रकार से ईश्वर को खंडित कर रहे हैं, सत्ता को नकार रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, ठीक है, आप जिस प्रकार से तर्क दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ मायने रखती है कि आप किस प्रकार से तर्क दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, किस पर बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप लोगों को उस तरह का नॉलेज प्रदान करेगी कि आप कहीं पर भी समाज में किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी? एनसीईआरटी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कि आप एनसीईआरटी के घटनाक्रमों को थोड़ा सा बारीकी से देखिए। ठीक है, बारीकी से जब आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के घटनाक्रमों को, तो वहाँ पर जो चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी वो किस प्रकार से ग्राउंड लेवल से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। चलिए हम आपको पुस्तकों के बारे में बताते हैं कि कौन सी पुस्तक हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी 3 पुस्तक है एनसीईआरटी की। ठीक है, आपका इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास भाग 1, ठीक है, भाग 1 है यहाँ पर। फिर अगर भाग 1 के बारे में हम बात करें तो पहले यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कक्षा 12 के लिए पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक है ये। इस पुस्तक का हम लोग 3 पुस्तकें हैं, यहाँ पर देखिए 3 पुस्तकें, इन 3 पुस्तकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो 1, 2 और 3, और 3 पुस्तक अगर हम इस तीनों पुस्तकों का अध्ययन अगर हम लोगों ने कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपका इतिहास जो है वो, आपका बेसिक इतिहास जो है वो एकदम पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। और आगे चलकर आप कोई भी अगर पुस्तक उठाते हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं किसी भी इतिहास का, किसी भी राइटर का, तो आप लोगों को वो चीज़ें जो वहाँ पर बताई जाएंगी तो वो चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रॉड में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब पुस्तक पढ़ने का एक तरीका है कि आप पुस्तक कोई पढ़ रहे हैं, जब तक आपको समझ में आ रहा है तब तक ही पढ़िए। ठीक है, पढ़ाई का मतलब ये है कि आप पढ़ाई ज़बरदस्ती मत करिए। ठीक है, अपने जीवन में पढ़ाई आप ज़बरदस्ती कभी मत करिए, क्योंकि ज़बरदस्ती करेंगे तो वहाँ पर माइंड आपका डिस्टर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको कोई कुछ खाने के दे दिया, आपको अच्छा लग रहा है, अगर पेट भर गया आपका, फिर उसके बाद आप खाते रहेंगे तो आपका पेट खराब होना ही है। ठीक है, तो उसी तरह से किसी भी चीज़ का अतिवाद जो है वो आप लोगों के हानिकारक होगा। ठीक है, आप पढ़िए जब आपका मन करे तभी पढ़िए। ठीक है, जितना पढ़िए उसमें से आप लोगों को 80% चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें से, अगर एक पुस्तक आप पढ़ रहे हैं तो इसमें से आप लोगों को 80% चीज़ें आनी चाहिए। अगर 80% चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप मान लीजिए कि पुस्तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन 3 पुस्तकों को हम लोग बात करेंगे इस पर। और ये इंडियन हिस्ट्री है, भारत का इतिहास है। और जब भारत का इतिहास हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग अन्य इतिहास, जैसे विश्व इतिहास हो गया, आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के 9th क्लास में जो इतिहास दिया है, भारत एवं समकालीन विश्व है, उसको हम लेकर फिर चलेंगे। ठीक, पहले हम लोग भारतीय इतिहास को देखते हैं सिनेरियो के रूप में, फिर उसके बाद हम भारत एवं समकालीन विश्व को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की मान चलिए कि ये एक पुस्तक है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो इसको हम अगर पहले पेज को खोलते हैं तो मान के चल देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आया आपका। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विषय सूची आ गया। ठीक है, तो ये भाग 1 का विषय सूची है। ईंट एवं मन के अस्थियाँ, राजा, किसान और नगर, ठीक है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, विचारक, विश्वास और इमारती। ठीक है, तो ये जो पुस्तकों के जो अध्याय हैं, एक पुस्तक में यही इतने हैं। ठीक, कितने, 1, 2, 3, 4 अध्याय हैं सिर्फ। इन 4 अध्यायों को हम लोग एकदम धीरे धीरे और अच्छे से सही तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, और भाग 2 में जो 3 पुस्तकें दिखाएँ, भाग 2 में आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि तीनों भाग मिलाकर पूरे विषय 15 विषय हैं।
ठीक है। अगर 15 विषय हैं, 15वां विषय आपका संविधान का निर्माण है, तो संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान के निर्माण पर हम लोग बात करेंगे। और एनसीईआरटी क्या कहती है संविधान के निर्माण पर, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, हम आपको पहला चैप्टर दिखाते हैं कि ईंट मनके तथा अस्थियाँ। ठीक, तो आप इस तरह से देखिए कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। ठीक, यहाँ पर जिस तरह से आप पहला चैप्टर उठाएं, देखिए लिखा है ईंट मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये जो सेल खड़ी का चित्र यहाँ देखेंगे कि हड़प्पाई मुहर है, इस प्रकार से इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये जो बॉक्स की चीज़ें हैं, बॉक्स को सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक बॉक्स ये दिया है। ठीक है, ये तो आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो जो बॉक्स है, इस तरह से बॉक्स दिए हैं, ये बॉक्स दिए हैं, ये बॉक्स दिए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, आप इस तरह से देखिए कि इसमें 11 फर्स्ट चैप्टर में ईंट मनके व अस्थियाँ में पूरे 11 चैप्टर हैं। देखिए, ठीक है, 1 दिया, 2 दिया, 3, फिर इसी तरह से आप अंत में आएंगे तो आप देखेंगे कि 11 चीज़ें इसमें हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, देखिए कितने बहुत थोड़े चीज़ में ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज देगी। और यही रीजन्स है कि एनसीईआरटी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक, पूरा देखिए 11 यहाँ पर अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। ठीक, तो यहाँ पर 11 जो हेडलाइन है, इसमें पूरे हेडिंग है, उसको हम लोग 11 हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू के हम लोग लेकर चलेंगे, जितना एक दिन में हेडिंग कवर हो जाएगा उसको हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, और समय की बात करें तो समय आप लोगों का बहुत ही कम समय में हम आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी बता देंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। और ये काल रेखा है जो आप इस तरह से जो आप देखेंगे कि जो ये घटनाक्रमों का जो सन लिखा गया है, इसको लिखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बीच में जो फैक्ट आप लोगों को मिलेंगे उसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप देखिए कि इस तरह से जो बॉक्स की चीज़ें हैं उसको हम लोग रीड करेंगे। और जो ये चीज़ें हैं, ये आपकी आरंभ हो गया, निर्वाह के तरीके हो गए, कृषि प्रौद्योगिकी हो गई। ठीक है, और मोहनजोदड़ो एक निर्याती नियोजित शहरी केंद्र। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग सिर्फ समझने का कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के पुस्तक की जो निर्वाह और तरीके की जो हेडिंग है उसको किस प्रकार से हम लोग समझा जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम किताब पढ़कर आप लोगों को सुनाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या मतलब है। आप लोग किताब खुद से ही पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी को और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे एनसीईआरटी बात करती है और किस प्रकार से उसको समझा जाना चाहिए। ठीक है, और जब हम एनसीईआरटी आप लोगों को बताएंगे तो एनसीईआरटी में हम आप लोगों को अपने तरफ से भी कुछ चीज़ें बताएंगे, फैक्ट बताएंगे, उसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, अपने एक अनुमान के आधार पर बताएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी उस तरह से बात करेगी, जब हम आप लोगों को बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एनसीईआरटी किस तरह से बात करती है। ठीक है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ये एनसीईआरटी की पुस्तक है, भाग 1 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। और जो आज का लेक्चर है, हमने सिर्फ आपको बताया कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी का बहुत बड़ा वो नहीं है मुद्दा कि एनसीईआरटी आप मान के चलिए कि आपका बेसिक नॉलेज क्लियर करेगी। और कैसे पढ़ना चाहिए कि हमने आपको बताया कि आप देखिए कि इस तरह से बॉक्स दिया है जो, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप पहले जो बॉक्स हैं और जो मैप है पहले उसको आप लोग समझिए। ठीक है, अगर मैप दिया है यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैप दिया है ये, ठीक है, आप मैप दिया तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का आपका पश्चिमी स्थल है सब। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है। तो आप इस तरह से मैप जो है ये आप देखिए, ये भारत का वाला मैप है, ये वाला जो है ये इस तरह से मैप है भारत का, ये भारत का मैप है। और ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का लोकेशन ये एनसीईआरटी बताती है और फिर वहाँ पर आरंभ करेगी यहाँ से कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक, तो ये है तरीका कि पहले आप मैप पढ़िए, बॉक्स पढ़िए, फिर उसके बाद आप ये यहाँ पर थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ने की प्रयास करिए। और कुछ चीज़ें होती है कि पहले पढ़िए, थ्योरी भी पढ़िए, पहले निर्वाह के तरीके पढ़िए, फिर आपका मैप देखिए, अगर वहाँ पर वो भी चीज़ें सही आप लोगों के लिए रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत आप ध्यान दीजिए, किस प्रकार की चीज़ें बनाई गई हैं, किस प्रकार की चीज़ें बनती थीं, किस प्रकार से चीज़ें बनाई जा सकती थीं। वो चीज़ें आप लोगों को आप सोचिए, समझिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग इसमें बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से चीज़ें वहाँ पर मिलती थीं। ठीक, और वही चीज़ है जो आपको प्रारंभ से, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, कहानी की तरह पढ़ रहे हैं,
तो वो आपको आते आते आधुनिक भारत में इस प्रकार से लगेगा कि जैसे हम कुछ ही समय में इतनी सारी चीज़ें पढ़ लिए कि 4000 साल का इतिहास हम लोग भारत का पढ़ लिए, ठीक है, थोड़े ही समय में। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी पढ़ी जानी चाहिए। और एनसीईआरटी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आप लोगों का सोचने समझने का किसी विषय के बारे में सोचने समझने की क्षमता है उसका विकास किया जाए, वो सही तरीके से किया जाए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सांप्रदायिकता के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करेंगे, कट्टरता के बारे में बात करेंगे, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत के बारे में बात करेंगे। और जो विश्व इतिहास पहुँचेगा, भारत एवं समकालीन विश्व होगा, वो हम लोग पहले इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद विश्व इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चले कि एनसीईआरटी किस प्रकार से पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, और हम लोग किस तरह से एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं, और बहुत सारी जानकारी हमने आप लोगों को दी। और यही 3 पुस्तक हैं, आप लोग देख लीजिए। एक पुस्तक ये हो गई और 2 पुस्तकें ये हैं, और इन्हीं 3 पुस्तकों को हम लोग आज कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और अपने जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करिए एकदम सही तरीके से और एकदम अच्छे तरीके से। यही 3 पुस्तकों का जो व्याख्या है हम लोग करेंगे। पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पुस्तकें तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ हम लोग ये समझेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहती है, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में एनसीईआरटी किस तरह से अपने विचार व्यक्त करती, कोई भी पुस्तक है आप पढ़ेंगे तो वो अपने विचार व्यक्त करती है आप लोगों के सामने। कोई भी राइटर है वो आप लोगों के सामने विचार व्यक्त करता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग एनसीईआरटी को भी लेकर चलेंगे। और ह्यूमैनिटीज़ का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है हिस्ट्री का, उसको हम लोग कल से प्रारंभ किया जाएगा एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह चीज़ें पसंद आएंगी और आप लोग जुड़ेंगे, और आप लोग जुड़िए और अपने एनसीईआरटी के नॉलेज को कंप्लीट करिए। और एनसीईआरटी जो नए हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए एनसीईआरटी तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और एनसीईआरटी आप अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो बस चैनल से जुड़ जाइए। और एनसीईआरटी आप लोगों को हम एकदम ऐसे इस तरह से पढ़ाएंगे कि एनसीईआरटी जो है आप लोगों के दिमाग में एकदम घर कर जाएगी। और आगे चलकर आप जब कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, कोई भी विषय उठाएंगे तो वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आप लोगों को बहुत मदद करेगी। और आप लोग तो समझदार हैं ही हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आप लोग निर्णय करेंगे, ठीक है। आप खुद से पढ़िए, चीज़ें आप समझने का प्रयास करिए। और जब हम लोग एनसीईआरटी हम कल से बताएंगे और आप लोग जब उसको पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि आप एनसीईआरटी का जो 11th का हिस्ट्री का चैप्टर है पहला, ईट मन के वो अस्थियाँ, उसको पहले आप लोग पढ़िए, ठीक है। पहले से अगर आप पढ़ लेंगे तो जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को तो आप लोगों को वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने एनसीईआरटी के अगले लेक्चर में। कल मिलते हैं, कल भाग 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे स्ट्रेटजी बनाते चलेंगे और अपने पढ़ाई को सुदृढ़ता देते चलेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।